चैनल को सब्सक्राइब करने पे मेरे दोस्त आपके बीच क्लास 10th और 12th का हर एक एक चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलता रहेगा, ताकि आप घर बैठे ही तैयारी करें, किसी के पास जाने की जरूरत अब नहीं है। जय। आज क्लास 10th के विज्ञान और विज्ञान के पहला चैप्टर पे बात करेंगे, और बात ही नहीं करेंगे, इसको पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके तो बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्त, आपका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर में है क्या और होता कैसे है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये आपका है लेसन नंबर 1 क्लास 10। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दिया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दो अलग अलग पदार्थ मिलता है, जब दो को अलग अलग पदार्थ मिलता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा है और ये ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये जब दोनों गैस आपस में मिला तो एक नया आपका लिक्विड यानी द्रव पदार्थ तैयार हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग जल। यानी दो को अलग अलग जब पदार्थ मिलेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा जो ये दोनों से अलग होगा, उसी को बोलेंगे मेरे दोस्त रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भी होता है और उत्पाद भी होता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं? सवाल आपको मिलता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। जैसे H2 और O2, ये दोनों आपस में भाग लिया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसी को बोलेंगे मेरे दोस्त अभिकारक। और उत्पाद किसे बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, और इसी का एक दूसरा नाम है प्रतिफल। जैसे में H2 प्लस O2, ये जब दोनों को हम आपस में रिएक्शन कराए हैं, रिएक्शन करने किया है, तो इसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। यानी जब दो को पदार्थ आपस में भाग लेता है तो भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, और इसी का दूसरा का नाम है प्रतिफल। तो चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। फिर हर किसी का कोई ना कोई पहचान होता है, सेम कंडीशन है रासायनिक अभिक्रिया को भी पहचानने का। कुछ ना कुछ गुण यानी कुछ ना कुछ इसके परिवर्तन होते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का भी कुछ लक्षण होता है। जैसे में एक नंबर में रंग में परिवर्तन, 2 नंबर है आपका अवस्था में परिवर्तन, और नंबर 3 है तापमान में परिवर्तन, और नंबर 4 है गैसों में उत्सर्जन। और उत्सर्जन के ही अर्थ होता है निकास, मतलब निकलना। यानी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और गैसों का निकलना यानी गैसों में उत्सर्जन। अब देखिए, सुबह से लेकर शाम तक आप जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, बट आपको मालूम नहीं है कि हम कहां कहां प्रयोग करते हैं। देखिए, तो भोजन जो आपके शरीर में या कहीं पे भी पचता है या बनता है, तो ये किसके कारण है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण। आप सांस लेते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। दूध दही में बदलता है ना, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अरे लोहा पे जंग लगता है, ये भी तो हमारे किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संकेत तथा सूत्र के सहायता से छोटा रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखते हैं दोस्त, तो जैसे यहाँ पे दिया है Mg मतलब मैग्नीशियम और O2 मतलब ऑक्सीजन। अगर हम शब्दों में ये बयां करें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को आपस में मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। बट हम ये कहें कि
मैग्नीशियम के जगह पर Mg प्लस में O2 यानी ऑक्सीजन, ये दोनों को आपस में मिलाए तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको लिख दिए MgO। तो दोस्त मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये जब दोनों आपस में मिला तो रिएक्शन के दौरान हमारा बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी संकेत और इस सूत्र के सहायता से छोटे रूप में लिखल रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता कितने प्रकार का है। तो वास्तव में देखिए रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार, एक है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है कंकाली यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो दोस्त, जब दोनों तरफ बराबर हुई तब हो जाए संतुलित, और दोनों तरफ बराबर ना हुई यानी अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों के अणु परमाणु की संख्या बराबर रही तो संतुलित और ना रही तो असंतुलित। परिभाषा पढ़िए, संतुलित रासायनिक समीकरण, जब रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर बोले थे ना, ये यानी अभिकारक और ये उत्पाद, यानी दोनों ओर तत्वों के अणु परमाणु की संख्या बराबर होता है तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन के आगे 2 और इधर 2, 2 दूनी 4, यानी देखो तो इधर जब 2 दूनी दिया है 4 और यहाँ पे देखो तो दिया है कितना 2, तो हमारा संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, यानी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या यानी अणु परमाणु संख्या हो गया 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया और हाइड्रोजन इधर भी, यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ हमारा कितना होगा 4 4। ये इस तरफ भी हमारा 4 है और इस तरफ भी कितना हो गया 4। देखो तो ऑक्सीजन कितना है 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2 है, यानी जब दोनों तरफ बराबर हो गया तो हमारा संतुलित हो गया। जब दोनों तरफ बराबर नहीं रहता तो क्या रहता, असंतुलित। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कितना है 2, इधर मैग्नीशियम कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर कितना है 2 एकम 2, यानी जब दोनों ओर तत्वों के परमाणु या अणु की संख्या बराबर होगा तो संतुलित, और असंतुलित के ही दूसरा का नाम हटे दोस्त कंकाली रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर तत्वों के परमाणु या अणु की संख्या बराबर नहीं होता है तो उसे बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए ध्यान से, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, लेकिन इधर कितना है 1, यानी बराबर नहीं है। H2 और इधर है H2 और बाबू इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है 1, बराबर नहीं है, इसलिए कौन-सी है आपका असंतुलित यानी कंकाली रासायनिक समीकरण। तो स्क्रीनशॉट मारिए। रासायनिक अभिक्रिया को 5 प्रकार में बांटा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार में जो पहला है आपका संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा पढ़िए, 2 या 2 से अधिक अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अर्थात हम कहना चाहते हैं दोस्त कि H2 और O2 ये दो अलग अलग है आपका गैस, और ये दोनों गैस को आपस में मिलाया गया तो हमारा एक अलग पदार्थ बन गया जिसको बोलते हैं लिक्विड यानी जल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब 2 अलग अलग पदार्थ मिलता है और मिलने के बाद एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब 2 अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसी के जस्ट उल्टा है आपका वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन क्या है, तो एक बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बट जाता है, यानी एक बड़ा पदार्थ को टूटना और 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाना यानी टूट जाना, बिखर जाना आपका कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। अर्थात हमें जुटता है, यानी 2 पदार्थ अलग अलग जुटता है, एगो नया बनता है और हमें एक बड़ा पदार्थ टूटता है, 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है। देखिए तो जैसे CaCO3 को जब हम उष्मा दे रहे हैं उष्मा, तो हमारा CaO और CO2 में टूट जा रहा है। आपका यह भी जानना जरूरी है कि वियोजन अभिक्रिया होता है तो कितने तरह का होता है, यानी वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया 3 तरह से होते हैं। एक
जब कोई बड़ा पदार्थ को उष्मा देकर हम दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देंगे, वो है आपका उष्मीय वियोजन। यानी इसका परिभाषा किस तरह देंगे, तो वैसा वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के जरिए होता है, यानी उष्मा के सहायता से होता है, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे में यहां पे दिया गया है CaCO3, इसको हम उष्मा के सहायता से दो या दो से अधिक भागों में तोड़ते हैं। 2 नंबर है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। और वैद्युत वियोजन क्या है, तो जब कोई बड़ा पदार्थ को विद्युत धारा यानी करंट के सहायता से दो या दो से अधिक भागों में विखंडित यानी तोड़ेंगे, तो आपका है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशिक वियोजन क्या है, तो वैसा वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे बोलते हैं प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहां पे दिया गया है, इसको प्रकाश की उपस्थिति में, ये पदार्थ यानी इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो दो या दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है। अर्थात जब उष्मा के सहायता से तोड़ेंगे तो उष्मीय वियोजन, जब विद्युत धारा देके तोड़ेंगे तो वैद्युत वियोजन, और जब प्रकाश देके तोड़ेंगे तो प्रकाशिक वियोजन। जब जुटी तो संयोजन, और जब टूटी तो वियोजन। 2 तो पढ़ लिए, 3 और पढ़ना है। इसके विस्थापन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो दोस्त अपना भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व, देखिए ना दिया गया है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर यानी हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वही है आपका विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे Fe है, Cu को हटा दिया, ये जो Fe है Cu को हटा दिया, हमारा हो गया FeSO4 और Cu आ गया इसके जगह पर, ये है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। यानी हम बोल सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर यानी हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि समझना है ना, तो समझिए ना, Fe अधिक क्रियाशील है कॉपर से, यानी आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो आयरन का किया, कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह ले लिया, यानी FeSO4 और कॉपर हो गया अलग। हमारा यही है आपका विस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें अदला बदली करता है। अदला बदली जैसे मान लीजिए पहले के जमाना में जब पैसा ना होता तो घर के बगल वाला से हम जाते थे चावल मांगने और उसको देते थे आटा, उसका भी काम चला, मेरा भी काम चला, तो यही अदला बदली करता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी जब फेर बदल करिए तो वह है आपका द्विविस्थापन। देखो जैसे यहां पे दिया गया है Na2 और यहां पे मिल जाएगा आपका क्या Cl, Na2 और Cl जब मिलेगा तो NaCl बन गया, और यहाँ पे Ba है बेरियम, ये सल्फेट से मिल गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। यानी जब अदला बदली, सोडियम मिला है क्लोरीन से और बेरियम मिला है किससे, सल्फर से, तो BaSO4 और NaCl यानी अदला बदली करके एक नया नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बना रहा है, तो विस्थापन, और एक को हटा देगा उसका स्थान ग्रहण कर लेगा तो हो जाएगा विस्थापन यानी एकल विस्थापन। उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, इसको आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जब पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास होता है, ह्रास का मतलब होता है कमी, वृद्धि मतलब बढ़ना, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में यानी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ने लगेगा और हाइड्रोजन घटने लगेगा तो उसको बोलेंगे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिल गया, आपका क्या हो गया, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। आगे है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पे दिया गया है पदार्थों में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की क्या होता है, वृद्धि, यानी ऑक्सीजन कम होने लगेगा और हाइड्रोजन बढ़ने लगेगा। जब हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन कम होगा तो अपचयन, और ऑक्सीजन बढ़ने लगेगा हाइड्रोजन घटने लगेगा तो आपका हो जाएगा उपचयन। अब दोस्त देखेंगे यहाँ पे कि CaO और H2, यहाँ पे केवल H2 है
और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसको मिल गया, हो गया H2O। और यहाँ पे देखिए कॉपर है तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया और हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ा या ना बढ़ा, बराबर तो है ना दोनों तरफ। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ से तो हट गया ना। यानी जब ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो अपचयन, और जब ऑक्सीजन बढ़ेगा हाइड्रोजन घटेगा तो उपचयन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ किया जाएगा, यानी एक साथ होता है, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पे देखिए कॉपर और ऑक्सीजन है, यानी यहां से ऑक्सीजन विस्थापित होकर यानी हटकर यहाँ पे केवल हमारा क्या बच रहा है, कॉपर। यानी यहां से ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, यानी कॉपर विस्थापित हो जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा अपचयन, और यहाँ पे था हमारा केवल हाइड्रोजन और इसको मिल गया ऑक्सीजन, यानी हमारा क्या हो गया, ये उपचयन। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जब हाइड्रोजन बढ़ेगा ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन बोलेंगे, और जब ऑक्सीजन बढ़ेगा हाइड्रोजन घटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि उपचयन रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव संक्षारण पे कैसे पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे विकृत गंधिका पे कैसे पड़ता है। तो यहाँ पे दिया गया है, जब कोई धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल, ध्यान से देखिएगा, जब कोई धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। अर्थात देखते हैं कि जब खुली वातावरण में लोहा की कोई भी वस्तु आप रख दीजिए तो उसके ऊपर एक भूरा कलर का परत आ जाता है। वही भूरा कलर का परत आना जंक लगना कहलाता है। यानी आप ये जान लीजिए कि तांबा के जो बर्तन होता है, तांबा की उस पे हरा कलर का परत आ जाता है। जब उसको खुली हवा में छोड़ दीजिएगा या वायु में छोड़ दीजिएगा या पानी में छोड़ दीजिएगा तो, या जो चांदी का बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, उन पे काला कलर का कहा जाता है, परत आ जाता है। यानी जब कोई धातु को खुली हवा या खुले वातावरण में आर्द्रता या नमी में हम छोड़ देंगे तो उनके ऊपर एक भूरा कलर का परत आ जाता है, और भूरा कलर का परत आना संक्षारण, यानी इसी को हम बोलते हैं जंक लगना। आगे देखिए तो विकृत गंधिका पर उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव कैसे पड़ता है। तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, यानी तेल में या वसा में कोनो खाने वाला पदार्थ बन गई बाटे, ओके हवा के संपर्क में कुछ देर रहने के बाद ओकरा ऊपर एक ऐसा आवरण आ जाता है, यानी हम ये बोल सकते हैं उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। वह है आपका विकृत गंधिका। देखिए तो वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं और उसका स्वाद तथा गंध बदल जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। वही है आपका विकृत गंधिका। यानी तेल या वसा में बना कोई भी खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक हम छोड़ देंगे तो उसका गंध और स्वाद दोनों बदल जाएगा। यानी उसका स्वाद खट्टा हो सकता है, उसका स्वाद में परिवर्तन होगा। वही स्वाद में परिवर्तन होना यानी वो खाद्य पदार्थ खराब हो गया, और वही खराब होने का प्रक्रिया विकृत गंधिका कहलाता है। और इसको अपना भाषा में बोलते हैं कि बासी, यानी बसिया गई बटे। आलू के जो हम लोग चिप्स खाते हैं, यानी कोई भी कुरकुरा खाते हैं, देखिए उसके अंदर बहुत हवा भर रहता है। वो हवा ना होता है हमारे दोस्त, वो होता है नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस करता का है कि आलू के चिप्स हो या कोनो कुरकुरा हो या कोनो भी प्रकार के पकवान हो को जब प्लास्टिक में पैक है तो खराब ना हो, यानी उनमें हवा ना भर के नाइट्रोजन गैस भर जाता, ताकि वो खराब न होके और लंबा समय तक उसको सुरक्षित रखा जाए। तापमान के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है। आप तो पढ़ चुके कि रासायनिक अभिक्रिया का 5 प्रकार होता है, बट यहाँ पे तापमान के आधार पर हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार का है। पहला है आपका ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में
उत्पाद यानी प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन यानी निर्माण यानी निकास होता है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे प्राकृतिक गैस यानी CH4 मीथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में रखकर जब हम आग लगाते हैं यानी जलाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ साथ में ऊष्मा यानी गर्मी निकलता है। तो यह हमारा ऊष्माक्षेपी हो गया। यानी जब आपका अभिकारक को ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके हम क्रिया कराएंगे और साथ में हमको ऊष्मा का निर्माण होगा यानी निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी होगा। इसी का जस्ट उल्टा है ऊष्माशोषी। कराए जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए अभिकारक ये है और उत्पाद ये है, यानी जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। यानी हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल को साथ ही आपका ऊष्मा की आवश्यकता होती है या प्रकाश की आवश्यकता होती है या विद्युत की आवश्यकता होती है, यानी इसमें ऊष्मा निकलेगा और इसमें ऊष्मा देंगे, प्रकाश देंगे या विद्युत ऊर्जा देंगे, तब ये पदार्थ दो या दो से अधिक टुकड़ा में टूटेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ को तोड़ा जाता है दो या दो से अधिक भागों में, और यहाँ पे भी एक पदार्थ को तोड़ा जा रहा है दो या दो से अधिक भागों में। और तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ऊष्मा भी हमको मिलता है, प्रकाश भी से भी तोड़ा जा सकता है और विद्युत के भी सहायता से तोड़ा जा सकता है। यानी आप तो जानते हैं विद्युत, प्रकाश और ऊष्मा, और ये सब तीनों प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का। तो स्क्रीनशॉट में कुछ शॉर्ट इंपोर्टेंट नोट्स है और उसके साथ साथ फॉर्मूले हैं, उन पे थोड़ा हम फोकस करने की प्रयास करेंगे। इंपोर्टेंट फार्मूला में जैसे आपका ग्लूकोज तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इस तरह ना बोलकर C6H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22 और O11 यानी O11। यहाँ पे बायोगैस, इसी का दूसरा नाम है बाबू मीथेन, जो गाय का गोबर या गोबर में पाया जाता है। तो ये है आपका मीथेन CH4। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है तो O2। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जल का रासायनिक सूत्र H2O। संगमरमर का है CaCO3। बुझा हुआ चूना तो CaO, और चूना पत्थर यानी ये और ये दोनों एक ही है मेरे दोस्त, CaCO3। अमोनिया, अमोनिया है NH3। साधारण नमक क्या है, तो साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं ये आपका है NaCl। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक ऐसे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। जैसे रिडक्स अभिक्रिया, और रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो रिडक्स अभिक्रिया। लेकिन किसी किसी बुक में, प्राइवेट आपका बुक में देता है इसी का दूसरा नाम अपचय। अपचयन जो अभिक्रिया होता है, अपचयन जिसमें हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन घटता है, एक दूसरा का नाम है अवकरण। जब ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन घटता है, तब उसको बोलते हैं उपचयन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। लेकिन उपचायक का ही दूसरा नाम ऑक्सीकारक है, और अपचयन का ही दूसरा नाम। एनसीईआरटी बुक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि जैसे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, तो यहाँ पे है आंसर में, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो जल उठता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मैग्नीशियम जो होता है उसके ऊपर श्रेष्ठ कागज से जब साफ कर दिया जाता है तो ये तो एक धातु है, और धातु है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो आसानी से बिना कुछ दिक्कत उठाए यानी आसान से आसान तरीका में क्या होता है, जल उठता है। यानी कहने का मतलब मैग्नीशियम पर जब श्रेष्ठ कागज से साफ कर दिया जाएगा
तो ऑक्सीजन के संपर्क यानी वातावरण पर्यावरण के संपर्क में आएगा, और पर्यावरण के संपर्क में आने के कारण ये जल उठेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुताई के 2-3 दिन यानी घर द्वार जब पोचारा होला तो पोचारा हो गेला के 2-3 दिन बाद उ सब दीवार चमक उठता है, क्यों? यानी पुताई के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आता है, क्यों के जवाब हम जानेंगे। तो दिया गया है कि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करके 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र क्या है तो CaCO3 बनाता है। इसी कारण दीवारों पर पुताई के 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। यानी प्रश्न है कि जब घर द्वार पुचारा हो जाता है, यानी घर द्वार हम लोग का पुचारा यानी पेंट हो जाता है, तो तुरंत तो उसमें चमक नहीं आता है। कारण क्या है कि 2-3 दिन बाद ही चमक आता है। तो जानिए कि बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे 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 क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद बनाता का है तो CaCO3, और CaCO3 एक संगमरमर है यानी चमकीला है, जिस कारण दीवारों पे क्या हो जाता है, चमक। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड बुझा हुआ चूना धीरे धीरे क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद ये बनाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कुछ उत्पन्न होता है, जल। यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है, यही कारण है कि दीवारों पे क्या होता है, चमक उठता है। तो स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि ये सब भी VI प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, और ये मेरा गेस किया हुआ प्रश्न है कि ये सवाल पूछने की संभावना 100%। वर्ष 2022 के लिए कुछ प्रश्न हमारे द्वारा गेस किए गए हैं, इन प्रश्नों को हम बारीकी से देखेंगे। लिखा गया है गेस क्वेश्चन 2022। पहला है कि लोहा के वस्तु को क्यों पेंट किया जाता है। तो लोहा के वस्तु को देखिए, वीडियो को बैक करके देखिएगा, हम बताए हैं लोहा के वस्तु को क्यों पेंट किया जाता है, यानी संक्षारण से बचाने के लिए इसको विस्तार रूप से बताए हैं। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है, विस्थापन और द्विविस्थापन में। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्णन करें। अब किसका वर्णन करेंगे तो संक्षारण का, यानी संक्षारण का परिभाषा देंगे, उसका उदाहरण देंगे। विकृत गंधिका क्या है, इसका हम क्या करेंगे, परिभाषा देंगे। आगे है वियोजन अभिक्रिया संयोजन का विपरीत है तो क्यों है। तो आप तो जानते हैं वियोजन में एक बड़े पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा जाता है, और संयोजन में 2 या 2 से अधिक अलग अलग पदार्थ को एक साथ जोड़ा जाता है। तो उदाहरण भी दे देना है, परिभाषा भी दे देना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी में उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को तोड़ेंगे तो ऊष्माशोषी, इसका उदाहरण दे देना है। फिर बोला है संतुलित करे, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करे। इस पर मैं वीडियो बनाया हूं, अभी अपलोड कर दूंगा कुछ देर बाद, इसको देख लीजिएगा किस तरह हम समीकरण को, कितना भारी से भारी क्यों ना दिया गया हो, उस सभी समीकरण को हम संतुलित चुटकी बजा के करेंगे। केवल वीडियो देख लीजिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन यानी जो हम सांस लेते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे छोटा परिभाषा में लिखे है कि भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर ग्लूकोज बनता है। यानी भोजन जो हम लोग खाते हैं तो हम मुख यानी मुख प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज बनाता है तो हमारे कोशिका के अंदर यानी कोशिका में ऑक्सीजन रहता है, और ये ऑक्सीजन से मिलकर छोटा छोटा टुकड़ा ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण है कि इस अभिक्रिया को यानी इस प्रक्रिया को श्वसन का ऊष्माक्षेपी यानी श्वसन जो क्रिया हो रहा है इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी इसमें ऊष्मा का उत्पत्ति यानी गर्मी का यानी ऊष्मा हम बोल सकते हैं कि ऊष्मा का उत्पत्ति यानी निकास हो रहा है। तो ये हमारा गेस क्वेश्चन है, और कुछ इंपोर्टेंट नोट्स भी लिखवा दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा कहना यह है कि हर एक बच्चों के पास शेयर करो मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक बच्चा दिल से मेहनत कर रहा है ना, मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। कुछ आपके सामने नोट्स में हम दिए हैं कि साग सब्जी जो हमारा सड़ता है यानी साग सब्जी का कंपोस्ट में बनना, साग सब्जी खराब हो गया तो धीरे धीरे सड़ने लगा,
जैसे देखिएगा पन्नी में कोई सब्जी, हरा सब्जी है, उसको 2 दिन तक बांध के रख दीजिए, तो उसमें से देखिएगा जो पानी हो जाता है, क्या हो जाता है, पानी की तरह भाप यानी वाष्प बन जाता है, यानी गर्मी होता है, गर्मी। तो वही गर्मी के कारण हम बोलते हैं उसको कच्ची ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। भोजन जो हमारे शरीर में पचता है तो एक बड़ा अन्न जो होता है हमारे शरीर के अंदर गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो वह तोड़ने की प्रक्रिया के कारण इसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन में तोड़ा जाता है। आग जब लगता है ना, तो आग कहाँ लगता है, जहां हवा रहेला, तो जहां पे हवा रहेला यानी हवा आग लगला, तो कौन अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। और आग लगता है हमारे भाई, तो देखिए ना, आग लगता है तो में से जब आग जलता है तो प्रकाश और ऊष्मा निकलता है, तो प्रकाश और ऊष्मा निकलता है, इसी कारण हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आगे बात करेंगे, कोनो भी चीज अगर तेल चाहे वसा में चाहे कुछ में भी बनल बाटे नु, ओकरा कुछ देर तक छोड़ देम तो धीरे धीरे ओकर रंग और स्वाद में परिवर्तन होने लगी, और रंग और स्वाद में परिवर्तन होने के कारण हम बोलते हैं खराब हो गई। और खराब होता है यानी देखिए उसको बचाने के लिए, खराब होकर से बचाव खातिर हम नाइट्रोजन गैस का छिड़काव करते हैं ताकि वो खराब ना हो। उपचयन, ऑक्सीजन बढ़ी तो उपचयन, हाइड्रोजन बढ़ी तो अपचयन। अब उपचयन के दूसरा का नाम ऑक्सीकरण और अपचयन के दूसरा का नाम अवकरण। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं बस हौसलों से ही उड़ान होता है। मान लो तू हार होगा और ठान लोगो तो जीत होगा। मेरे दोस्त, इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th में और इस समय एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को बहुत बहुत आगे तक लेके जाएगा दोस्त। क्योंकि मेरा आत्मविश्वास कहता है ना कि जब तक आप खुद से नहीं हारिएगा, दुनिया आपको हरा नहीं सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने पे मेरे दोस्त आपके बीच क्लास 10th और 12th का हर एक एक चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलता रहेगा, ताकि आप घर बैठे ही तैयारी करें, किसी के पास जाने की जरूरत अब नहीं है। जय हिंद। लेकिन लास्ट में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे संस्था में एक ऐसे सर आने वाले हैं, आ गए हैं, जो आर्ट्स क्लास 10th और 12th के पढ़ा रहे हैं और गुरु